नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मैं हूं अनुपम मिश्रा और इस वक्त हमारे पास सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां पर बवाल हुआ है जेल के अंदर। वहां पर बवाल हुआ है, कैदियों ने वहां पर फायरिंग तक की, आग लगा दी है। इस वक्त ये जानकारी हमारे पास आ रही है। तो बड़ी खबर मैं आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। जिला जेल में बवाल हुआ है। जिला जेल के अंदर कैदियों के बीच बवाल हुआ है। जेल के अंदर फायरिंग की भी सूचना है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। कैदी की मौत के बाद ये बवाल शुरू हुआ। जेल के अंदर कैदियों ने आग लगा दी। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जेल में जहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स रहती है, वहां पर जेलर और डिप्टी जेलर तक पर हमला किया गया है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद में जिला जेल के अंदर बवाल जारी है। इस वक्त आला अधिकारी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। और फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कैसे हालात हैं इस वक्त जेल के भीतर? देखिए अमित, मैं बता दूं आपको, फर्रुखाबाद में जो जिला जेल के अंदर के हालात है वो बेहद ही भयावह हैं, क्योंकि लगातार जो है जेल के अंदर फायरिंग हो रही है। जेल के अंदर जो है कहीं ना कहीं आग लगा दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को तकरीबन आधे से 1 घंटा हो चुका है। मौके पर जो था डीएम और एसपी भी पहुंचे, लेकिन जेल के अंदर जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, आग देने की घटना हुई है, इससे पूरे जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का एहतियात नहीं बरत पाया, क्योंकि पिछली बार एक से 1.5 साल पहले फर्रुखाबाद की जिला जेल में इस तरीके की बड़ी घटना हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं ये जो है पूरा मामला जो है बेहद ही गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि कैदी अभी कुछ भी मानने को नहीं तैयार है। फिलहाल इस सवाल ये खड़ा होता है सूर्या कि जब सारे कैदी अलग अलग बैरकों में रहते हैं तो वो कैसे एकजुट हो गए और कहां से वहां पर हथियार पहुंचे कि वहां पर लगातार फायरिंग हो रही है? देखिए, फर्रुखाबाद जेल का अगर इतिहास की बात करी जाए तो यहाँ के हालात एक बार ये बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गए थे। उस समय सिलेंडर बम तक इस जेल में लगाया गया था। कहीं ना कहीं इस बार भी बताया, जो अंदर की जो जानकारी अभी सूत्रों से मिल पा रही है, तो एक कैदी जो था वो डेंगू से पीड़ित था, जिसकी मौत हो गई। मौत क्योंकि जिला जेल की व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर थी, इसी वजह से सभी कैदी आक्रोशित थे। और कहीं पूरी जेल परिसर के जो थे जेल के कैदी सुबह सुबह जैसे ही जेल की बैरिकेड खुली, वैसे ही ये सब इकट्ठे हो गए और पूरी जेल को इन्होंने हाईजैक कर लिया। फिलहाल जो है मौके पर भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड मौके पे, क्योंकि जिस तरीके से जब मौके पर जहां जेल की बैरिक के अंदर आग लगाई गई थी, वहां पर जो है लगातार अग्निशमन की गाड़ी जो है पानी का छिड़काव कर रही है और कहीं ना कहीं आग बुझाने का प्रयास कर रही है। एक कैदी अभी मेरे सामने, मेरे विजुअल्स में कैमरे में भी कैद हो रहा है, कि जो कि घायल है और जो अभी पता लगा गेट परिसर पर कुछ कैदी और कुछ पुलिसकर्मी उसको लेकर आए। कहीं ना कहीं आप सुन पा रहे होंगे अभी हम अपने लाइव फोनों के दौरान की फायरिंग की आवाज आई है अभी। तो सूर्या, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। मिशन 2022 को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी शिरकत करने वाले हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि पार्टी ने वर्चुअली तरीके से तमाम बैठकें की, लेकिन यहां पर यह सबसे बड़ी बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2019 की मेजर विक्ट्री के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर के भी आगामी रणनीति तैयार होगी और साथ ही साथ कोरोना काल में जो परिस्थितियां रही हैं और हाल ही में जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनको लेकर के भी मंथन हो सकता है। तो मिशन 2022 पर बीजेपी का महामंथन होना है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है। पीएम मोदी, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव होना है और उन्हीं चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में महामंथन किया जाएगा। बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद हैं, यानी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस खुद वहां पर है, तो इसका अपने आप में एक मायने कि 2022 का दंगल कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए और बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है। कई मोर्चों पर चर्चा होनी है अनुपम। एक तो ये कि बीते 4.5 साल में सरकार की तरफ से जो कामकाज किए गए हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, 2022 की कौन सी रणनीति बनाई जाए जिसके जरिए सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो पाए, और साथ ही साथ विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा आज की इस बैठक में। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यकारिणी से पहले जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
के तमाम बड़े चेहरे आपको इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अमित शाह वहां पर पहुंचे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, लगभग माना जा रहा है कि 124 जो हैं सदस्य हैं वो आज की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और जो बाकी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो लोग वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे। चाहे उत्तराखंड के सीएम की बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस बैठक में अपनी फिजिकल अपीयरेंस दे रहे हैं, वो वहां पर पहुंच गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अमित ये भी है इस पूरे मामले में कि अगर हम देखें तो 2022 का जो दंगल है उत्तर प्रदेश का, वो अगर भारतीय जनता पार्टी उसी मैंडेट के साथ जीतती है जो मैंडेट 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो 2024 की जो राह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी आसान हो जाएगी। तो शायद इसीलिए ये पूरी प्लानिंग जो है वो 2022 को फोकस रख के की जा रही है। और इसी बात का जिक्र अमित शाह ने अपने यूपी दौरे के दौरान किया था अनुपम। उन्होंने कहा था कि 2022 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी जी को जिताना होगा। कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की थी और आज यही संदेश कार्यकर्ताओं को यहां पर दिया भी जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कई मुद्दे होंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमको नजर आ रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बैठक के बाहर। और बातचीत करने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, 10 बज चुके हैं और 10 बजे का वक्त था, कितनी देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच गए? अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनूप से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री भी वहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हमें देखनी होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। 1.5 साल बाद ये फिजिकल बैठक हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को और हमारी सहयोगी मेनका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम सीधा मेनका के पास चलते हैं। मेनका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है बैठक के बारे में? जी अनुपम और अमित, आपको बता दूं कि बस कुछ ही पलों में कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होने वाली है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुकी है, कुछ ही पल पहले वो भी पहुंचे हैं और कुछ ही पलों में बैठक की शुरुआत होने वाली है। कई केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर, स्मृति ईरानी, राजीव प्रताप रूडी भी पहुंच चुके हैं, सांसद सतीश महाना पहुंच चुके हैं और ये सभी बहुत ही एक्साइटेड है। खासकर एक्साइटमेंट की जब वजह मैंने इनसे पूछी कि 1.5-2 साल बाद फिजिकल इस तरीके से मीटिंग हो पा रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो इनका यही कहना था कि बीजेपी जो संविधान है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वक्त वक्त पर मीटिंग होती रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बैठक लंबे वक्त तक नहीं हो पाई। अब जब सारे मंत्री नेता इकट्ठा हैं तो और प्रधानमंत्री के स्पीच होने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जेपी नड्डा बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है उनकी, जो उनकी स्पीच के साथ ही इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। तो काफी एक्साइटेड है सभी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि हाल फिलहाल जो 13 राज्यों में उपचुनाव हुए उन नतीजों पर भी चर्चा होगी क्या, तो खुलकर तो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि आगे पीछे जो भी घटनाक्रम अभी हुए हैं, जो कुछ भी बड़ी घटनाएं हुई हैं पार्टी से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, उन सभी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रही है मेनका, देखिए कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए। मेनका, हम आएंगे आपके पास। अनूप गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, आपको बता दूं, थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक के लिए पहुंच जाएंगे और जिस तरीके से मेनका भी जिक्र कर रही थी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, यानी कह सकते हैं कि बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि बीजेपी की ये बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी किसी भी तरीके से चाहती है कि पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया जाए। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, आप इस तस्वीरों से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना उत्साह है इस बैठक को लेकर के। आमतौर पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 3 महीने से 6 महीने के बीच होती है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से ये बैठक नहीं हो पाई। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेपी नड्डा के लिए। तो इस लिहाज से ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है और सभी को इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में अपने कार्यकारिणी के सदस्यों लेकिन इन सबके बीच में मंथन तो ये भी करना होगा कि 5 राज्यों में आपको क्या विनिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। और हाल में जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं वहां पर पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा है, तो आखिर उसके पीछे भी क्या कारण रहे? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है कि जो उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी थे। और जाहिर सी बात है अगर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है तो उनके लिए सेटबैक है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। और बीजेपी इस बात को जानती है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, पंजाब में भले ही बीजेपी कमजोर है लेकिन बीजेपी वहां पर भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो इनके लिए प्रमुख रहेगा ही। तो किसी तरह से अनूप आप बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, देहरादून से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी है, हम सीधा उनके पास चलते हैं। अनामिका, मुख्यमंत्री तो दिल्ली आ गए हैं, यहाँ फिजिकल तरीके से बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां हैं आज की इस बैठक को लेकर, और बैठक से क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली हैं जिसका संदेश लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच? और देखिए यूपी के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 राज्यों का जब हम जिक्र करते हैं तो उन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरीके से अमित शाह खुद गंभीर है, उनके कई दौरे लगने वाले हैं, लग चुके हैं, और पीएम मोदी के भी कई कार्यक्रम शेड्यूल्ड है उत्तर प्रदेश के लिए, तो अंदाजा ये लगाइए कि यूपी कितना अहम है कम से कम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए। मैं पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी नेता पहुंच गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिनको हाल में ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यानी कि पुरानी जो अनुभव है उसका भी लाभ लेने का प्रयास किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी संगठन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा सुनील बंसल जो कि चुनावी चाणक्य के कहे जाते हैं यूपी के लिहाज से, कम बीजेपी के लिए, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जो कि अपने पद के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी या तो सदस्य हैं या मंत्री सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये मूल मंत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के लिहाज से, क्योंकि एक तो बात होती है कि यूपी चुनाव जीतना है, लेकिन फीडबैक क्या कहता है यूपी को लेकर, ये बताने के लिए वर्चुअल माध्यम से तमाम नेता जुड़े हुए हैं। जब हम 5 राज्यों की बात करते हैं तो यूपी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर 17 के चुनाव का आप जिक्र करते हैं तो आप याद करिए, बिल्कुल अनामिका, बहुत पॉइंट वाली बात आपने कही, यानी कि हम जब एक बार कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, लेकिन जो दिल्ली तय करता है उसको उत्तर प्रदेश को मानना पड़ता है। यही 2022 के लिए रणनीति जो दिल्ली में प्लान होगी उसका एग्जीक्यूशन उत्तर प्रदेश में होगा। सुनील प्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या तैयारियां वहां पर हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, मुख्यमंत्री भी वर्चुअली वहां से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं, यहीं से वर्चुअली कनेक्ट होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और साथ साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यहां पर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास से ये मीटिंग शुरू होगी। यहाँ पर करीब उत्तराखंड से 13 जो मेंबर हैं वो राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, और आप ये देखेंगे कि ये मंच पर करीब 5 लोग बैठ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार,
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और करीब 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मीटिंग शुरू होगी। लेकिन अनुपम, उत्तराखंड के लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर 2022 में जो चुनाव होने हैं और जो स्टेट बीजेपी ने एक टारगेट फिक्स किया है कि अब की बार 60 के पार, तो बीजेपी इसी लक्ष्य को लेकर जाहिर तौर पर सुनील ये सारे मुद्दे रहेंगे अब की बार 60 के पार, और इस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी कैसे हासिल करेगी इसकी भी अमित रणनीति दिल्ली में ही तैयार होगी कि आखिर क्या उत्तराखंड में मुद्दे हैं और किस तरीके से कांग्रेस को वहां पर घेरा जाए। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा सुप्रिया सत्यम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशल कांत जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, आज के इस महामंथन से क्या निकलने वाला है? करनी है और इसमें जो भी मुद्दे पहले निकल चुके हैं, क्योंकि 2019 के बाद ये पहली महाबैठक हो रही है और इसमें सारे मुद्दों 2019 से लेके अभी तक के सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। वो कोरोना की बात हो, वो देश में मैनेजमेंट की बात हो, वो प्राइस हाइक की बात हो, कुछ भी जो भी करंट मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे बात होगी। और बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से आगे आने वाले वर्ष में 7 स्टेट के चुनाव हैं, 5 अभी हैं और 2 स्टेट के उसके बाद हैं, तो सारे मुद्दों पे एक डिस्कशन होगा और एक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सके। और जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसके साथ चलते हुए हम आगे की रणनीति और देश की सेवा करने के लिए हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। और जो भी इस महाबैठक में तय होगा और उस सारे जो रणनीति बनाई जाएगी उसको पूरी पार्टी फॉलो करेगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उस स्ट्रेटजी को लेकर के जब चीजें सामने रखी जाती हैं तो पता लगता है कि क्या स्ट्रेटजी है। सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, जरा बताइए कि 2017 में जो मैंडेट उत्तर प्रदेश में मिला था, अब 2022 में भी वही मैंडेट भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसको वो मैंडेट मिले और इसी के लिए महामंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर कितना दबाव होगा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो है वो देश की धड़कन है और दिल्ली का रास्ता कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, इसलिए सब कुछ दांव पे है इस बार। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए एक प्रेशर भी कह सकते हैं, और जिस तरह से उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मुद्दों के हिसाब में ही चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और इस चीज को बखूबी बीजेपी समझती है। और उत्तर प्रदेश की जो रणभूमि है उसे जीतना बहुत जरूरी है। इससे इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे फ्रंट पे आके उसे लड़ने और जूझने की जरूरत है। महंगाई की मार से लेके कोरोना का कहर जो लोगों ने झेला है, उसका दंश अभी तक लोगों के मन में है और इस दंश को कहीं ना कहीं बीजेपी को निकालना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि नहीं, हम जनता के साथ हैं। सिर्फ धर्म को सीढ़ी बनाकर या राम के नाम पर इस बार जीतना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है। जी, देखते हैं आज की इस बैठक से क्या निकलता है और क्या संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के बीच। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है और पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है। अखिलेश यादव बार बार ये कह तो रहे हैं कि 22 में फिर से बाइसिकल, लेकिन तैयारियां उस तरीके से दिख नहीं रही हैं या भीतर भीतर चल रही हैं। अनुपम जी, तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां हो भी चुकी हैं। आपने अगर पंचायत चुनाव को देखा होगा, उसके नतीजे इसका प्रमाण हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का महामंथन है, ये अपना निजी विषय है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, ये महामंथन छल, कपट, झूठ, धोखा और बेईमानी के विष को निकालने के लिए किया जा रहा है, जिसका नतीजा होगा कि इस देश और प्रदेश के लोग कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे होंगे। ध्वस्त कानून व्यवस्था इसका एक प्रमाण मिलेगा आपको। और इस प्रदेश की जो मेडिकल व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा है, वो पूरी तरह से आईसीयू में है। इसका प्रमाण है आप लोगों के पास कोरोना।
तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ बोलती है, छल करती है, कपट करती है, धोखा करती है और बेईमानी करती है। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए अब इनको महामंथन करने की आवश्यकता पड़ गई। अन्यथा ये अभी 403 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। जनता पूरी तरह से इनको जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्या हो। जिस तरह से किसानों को टायर के नीचे कुचला गया था, ये बात कोई भूल नहीं रहा है। अभी किसानों के लिए जो खाद लेने के लिए लोग लाइन में लगे थे, वहां पे खड़े खड़े लोगों की जान चली गई किसानों की। और कानून व्यवस्था में रोज जब भी बैठता हूँ डिबेट में, मैं एक दिन की बात बोलता हूँ, कह रहे हैं कि आप छल कर रहे हैं, आप अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, उसमें भी इनको छल नजर आ रहा है। भाई जवाब दीजिए, आप बताइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या बैठकों के जरिए भी छल करती है, क्या ऐसा है क्या, या इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं ये? अब इस तरह के हास्यास्पद आरोपों पे मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा। ये एक आंतरिक, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के हर नागरिक में विद्यमान है, इसलिए पूरे देश का मामला हो जाता है। और जब कोई भी मामला पूरे देश का हो जाता है तो विपक्ष हो या जनता हो, हर आदमी उस पर आंख लगा के बैठा होता है कि उससे क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक से लौटेंगे तो चलेंगे कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ चल रहा है वो जानने के लिए अनूप और मेनका के पास, साथ ही लखनऊ में किस तरीके की हलचल है और देहरादून में क्या कुछ चल रहा है वो सब आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घाट रोड पर टाइगर के भागते हुए